दोस्तों, जब स्कूल की सबसे सख्त मैडम रचना को पता चला कि यह कूड़ा बिनने वाला बच्चा मैथ का जीनियस है, तो वो उस बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए प्रिंसिपल के पास गई। लेकिन प्रिंसिपल ने उस बच्चे को धक्के मरवा के स्कूल से निकलवा दिया। ये कहे कि इसका एडमिशन करने से हमारी स्कूल की इमेज खराब होगी। लेकिन बाद में पता चला कि वो कूड़ा बिनने वाला बच्चा प्रिंसिपल का खोया हुआ बेटा है। उसके बाद जो हुआ उसे सुन आप हैरान रह जाओगे। दोस्तों, आइए जानते हैं कि यह कूड़ा बिनने वाला बच्चा आखिर प्रिंसिपल का बेटा कैसे था और इस तरह कूड़ा क्यों बीन रहा था। सुबह 9 बजे का टाइम था। सड़क के किनारे एक दुबला पतला सा बच्चा फटे कपड़ों में अपने कंधे पर गंदगी से भरा बोरा लटकाए धीरे धीरे चल रहा था। उस बच्चे का नाम था सचिन। सचिन की उम्र करीब 13-14 साल रही होगी। उसके कपड़े कभी किसी रंग के रहे होंगे, लेकिन अब धूल और समय ने उनकी पहचान मिटा दी थी। पैरों में टूटी हुई चप्पल थी, जिसमें से उसकी उंगलियां बाहर झांक रही थीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी और उसकी आंखों में कुछ ऐसा जो अक्सर ऐसे बच्चों में नहीं दिखता, जिज्ञासा। सचिन अपने बाबा के साथ रहता था। शहर के आखिरी छोर पर रेलवे लाइन के पास एक छोटी सी झुग्गी थी। उसी झुग्गी में एक बूढ़ा आदमी कमजोर शरीर के साथ चारपाई पर पड़ा रहता था। लोग उसे सिर्फ बूढ़ा बाबा कहते थे। बाबा अक्सर बीमार रहते थे। उनकी सांसें अब पहले जैसी नहीं रहीं। डॉक्टर ने कहा था, दवा रोज चलेगी, नहीं तो हालत बिगड़ सकती है। और वही दवा सचिन की रोज की मेहनत का मकसद थी। सचिन सुबह कूड़ा बिनता, शाम को उसे बेचता और जो पैसे मिलते उन्हीं पैसों से बाबा की दवा और थोड़ा सा खाना लाता। उसकी जिंदगी इसी दायरे में सिमटी थी। बूढ़ा बाबा अक्सर सचिन से कहते थे, बेटा, मुझे नहीं पता तू मेरा है या नहीं, लेकिन भगवान ने तुझे मुझे सौंप दिया। बाबा बताते थे कि सालों पहले उन्हें रेलवे स्टेशन पर एक छोटा सा बच्चा मिला था। रोता हुआ, डरा हुआ, अकेला। नाम किसी को नहीं पता था, घर का कोई पता नहीं था। बाबा ने उसे सीने से लगा लिया और उसी दिन से वह बच्चा सचिन बन गया। सचिन का रोज का रास्ता एक बड़े से स्कूल के सामने से जरूर गुजरता था। ऊंची दीवारें, बड़ा गेट, अंदर हंसते खेलते बच्चे। यह स्कूल सचिन के लिए किसी महल से कम नहीं था। वह कभी गेट के अंदर नहीं गया था, लेकिन हर दिन वह स्कूल की खिड़की के पास रुकता था और बाहर खड़ा होकर क्लास सुनता। हमेशा की तरह आज भी रुका। स्कूल की दीवार में एक बड़ी खिड़की थी। वही खिड़की सचिन की दुनिया थी। वह खिड़की के पास चुपचाप खड़ा हो गया। अंदर मैथ्स की क्लास चल रही थी। साफ यूनिफॉर्म में बच्चे बेंचों पर बैठे थे। किताबें खुली थीं, कॉपी तैयार थी और बाहर सचिन खड़ा था। तभी क्लास का दरवाजा खुला। एक सधी हुई आवाज आई, सब बच्चे सीधे बैठो। यह आवाज थी रचना मैडम की। पूरा स्कूल जानता था रचना मैडम बहुत सख्त थी, लेकिन अगर किसी टीचर को वाकई पढ़ाना आता था तो वह वही थी। बच्चे सीधे हो गए। शोर एकदम बंद हो गया। रचना मैडम ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ी हुई। उन्होंने बच्चों की तरफ देखा और कहा, आज मैं तुम्हें एक ऐसा सवाल देने वाली हूं जो दुनिया का सबसे कठिन सवाल है। क्लास में हल्की सी हलचल हुई। यह सवाल तुम्हारी याददाश्त नहीं, तुम्हारी समझ परखेगा। रचना मैडम ने चौक उठाई। धीरे धीरे ब्लैक बोर्ड पर एक लंबा सवाल लिखने लगी। जैसे जैसे सवाल पूरा होता गया, बच्चों के चेहरे गंभीर होते चले गए। कुछ बच्चों ने अपनी कॉपी पलटी, कुछ ने अपने दोस्त की तरफ देखा। रचना मैडम ने कहा, जिस बच्चे ने इस सवाल को पूरा और सही सॉल्व किया, उसका नाम पूरे स्कूल में लिया जाएगा और उसे इनाम दिया जाएगा। 5 मिनट बीते, 10 मिनट बीते, किसी की पेंसिल तेज नहीं चली। टॉपर बच्चे भी चुप थे। किसी की कॉपी में पूरा हल नहीं था। रचना मैडम बारी बारी हर बेंच की तरफ देखती रहीं, लेकिन क्लास के अंदर कोई भी बच्चा उस सवाल का हल नहीं कर पाया। और बाहर खिड़की के पास सचिन अब भी खड़ा था। उसकी आंखें अब भी बोर्ड पर थीं। उसके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे उसके दिमाग में जवाब तैयार हो चुका हो। क्लास में रचना मैडम बच्चों की कॉपियां देख रही थी। हर बेंच पर एक ही कहानी थी, अधूरा हल, गलत स्टेप या बिल्कुल खाली पन्ना। उन्होंने गहरी सांस ली। ठीक है, उन्होंने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, लगता है आज का सवाल तुम सबके लिए वाकई मुश्किल था। कुछ बच्चों ने राहत की सांस ली, कुछ ने सिर झुका लिया। और तभी खिड़की के पास खड़ा वह बच्चा जो अब तक सिर्फ देख रहा था, धीरे से एक कदम आगे बढ़ा। सचिन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने कभी किसी टीचर से सीधे बात नहीं की थी। उसने कभी क्लासरूम के अंदर कदम नहीं रखा था, लेकिन आज उस सवाल ने उसके भीतर कुछ जगा दिया था। उसने हिम्मत जुटाई और धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा, मैडम,
क्लास के कुछ बच्चों ने खिड़की की तरफ देखा। मैडम, सचिन ने फिर कहा, अगर आप बुरा ना माने तो मैं इस सवाल को सॉल्व कर सकता हूं। एक पल के लिए क्लास में सन्नाटा छा गया और अगले ही पल पूरा क्लासरूम हंसी से गूंज उठा। अरे ये तो कूड़ा बिनने वाला है, इसको मैथ्स आएगी? मैडम, ये मजाक कर रहा है। कुछ बच्चे बेंच थपथपाने लगे, कुछ ने मुंह ढककर हंसना शुरू कर दिया। सचिन चुपचाप खड़ा रहा, उसकी आंखें नीचे झुक गईं। रचना मैडम ने खिड़की की तरफ देखा, उनकी भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। बेटा, उन्होंने संयम के साथ कहा, यह क्लास है, यहां बिना पढ़े लिखे ऐसे सवाल सॉल्व नहीं होते। सचिन ने धीरे से सिर हिलाया। मुझे पता है मैडम, उसने कहा, लेकिन मैं रोज यहां खड़ा होकर आपकी क्लास सुनता हूं। क्लास में फिर से फुसफुसाहट शुरू हो गई। एक बच्चा बोला, मैडम, अगर ये कर सकता है तो हम यहां क्यों बैठे हैं? दूसरा बोला, इसको बाहर निकालो, क्लास डिस्टर्ब कर रहा है। सचिन का गला सूख गया, लेकिन वह भागा नहीं। वह जानता था, अगर आज वह चुप हो गया तो शायद जिंदगी में फिर कभी बोल नहीं पाएगा। उसने एक बार रचना मैडम की तरफ देखा। उसकी आंखों में गिड़गिड़ाहट नहीं थी, बस एक मौका मांगती सच्चाई थी। रचना मैडम कुछ सेकंड चुप रहीं। पूरा क्लास उनकी तरफ देख रहा था। फिर उन्होंने हाथ उठाकर बच्चों को शांत किया। हंसी बंद करो, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में अब सख्ती थी। फिर वह खिड़की के पास आईं। सचिन को ध्यान से देखा। उसके फटे कपड़े, धूल से सना चेहरा और आंखों में अजीब सी चमक। तुम सच में यह सवाल सॉल्व कर सकते हो? उन्होंने पूछा। सचिन ने धीरे से कहा, हाँ मैडम। रचना मैडम ने एक गहरी सांस ली, फिर बिना कुछ कहे ब्लैक बोर्ड से एक नई चौक उठाई और सबको चौंकाते हुए सचिन की तरफ आगे बढ़ा दी। सचिन ने कांपते हाथों से चौक थामी। उस पल क्लासरूम में घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी। सचिन ने खिड़की पार की। पहली बार उसके पैर क्लासरूम के फर्श पर पड़े। वह फर्श उसे ठंडा लगा, लेकिन उसके भीतर आग जल रही थी। पूरा क्लास उसे देख रहा था। कोई हंस नहीं रहा था अब। सचिन ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ा हुआ। उसने सवाल को पूरा पढ़ा, फिर आंखें बंद की, जैसे अपने भीतर कहीं दूर किसी पुराने दोस्त से मिल रहा हो। फिर उसका हाथ चला, पहली लाइन लिखी, फिर दूसरी, स्टेप द स्टेप। कोई घबराहट नहीं, कोई रुकावट नहीं। ब्लैक बोर्ड भरता जा रहा था और क्लास खामोश होती जा रही थी। एक बच्चा धीमे से बोला, ये तो सही जा रहा है। दूसरा फुसफुसाया, मैडम, ये तो एडवांस तरीका है। रचना मैडम अब पूरी तरह चुप खड़ी थी। उनकी आंखें ब्लैक बोर्ड से हट ही नहीं रही थीं। सचिन ने आखिरी स्टेप लिखा, बराबर का निशान लगाया और उत्तर लिख दिया। उसने पीछे मुड़कर किसी की तरफ नहीं देखा, बस चौक धीरे से नीचे रख दी। पूरा क्लास सन्न रह गया। रचना मैडम कुछ सेकंड बोल नहीं पाई, फिर उनकी आंखें भर आईं। एक आंसू चुपचाप उनके गाल से नीचे गिर गया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटा, तू कौन है? सचिन ने सिर झुका लिया। मैडम, उसने कहा, मैं तो बस कूड़ा बिनने वाला हूं। लेकिन उस पल पूरा क्लास जान चुका था, यह बच्चा सिर्फ कूड़ा बिनने वाला नहीं था। ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ उत्तर जैसे सबकी आंखों में उतर गया था। किसी बच्चे की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह कुछ बोले। रचना मैडम धीरे धीरे सचिन के पास आईं। उन्होंने उसके सामने खड़े होकर थोड़ा सा झुककर उसकी आंखों में देखा। उनकी आवाज अब सख्त नहीं थी, उसमें मां जैसी नमी थी। तू रोज इस खिड़की के पास खड़ा रहता है ना? रचना मैडम ने पूछा। सचिन ने धीरे से सिर हिलाया। तो फिर तू स्कूल के अंदर क्यों नहीं आता? उन्होंने अगला सवाल किया। सचिन के होंठ हल्के से कांपे। उसने नीचे देखते हुए कहा, मैडम, मैं अंदर कैसे आऊं? मेरे पास यूनिफॉर्म नहीं है, फीस नहीं है और मैं गरीब हूं। उसके आखिरी शब्द क्लास में चुप गए। रचना मैडम चुप रहीं। सचिन ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, मैडम, मैं सुबह कूड़ा बिनता हूं, फिर यहां आकर आपकी क्लास सुनता हूं। आप जो पढ़ाती हैं वो मुझे समझ में आ जाता है। मैं वापस जाकर बाबा को दवा देता हूं और अगर पैसे बच जाएं तो कुछ खाने को ले आता हूं। उसकी आवाज कांपने लगी, लेकिन वह रोया नहीं। कौन से बाबा? रचना मैडम ने पूछा। सचिन ने कहा, बूढ़े बाबा, मैं उन्हीं के साथ रहता हूं। वो बहुत बीमार रहते हैं मैडम, अगर मैं काम न करूं तो उनकी दवा नहीं आ पाएगी। उन्होंने मुझे स्टेशन पर पाया था, तब मैं बहुत छोटा था। यह सुनकर रचना मैडम एकदम चौंक गई। स्टेशन? वही शब्द रचना मैडम के दिल में जोर से लगा। उन्हें याद आया, स्कूल के प्रिंसिपल का बेटा 15 साल पहले रेलवे स्टेशन से लापता हुआ था। पूरा शहर उसकी तलाश में छान मारा गया था, लेकिन वह बच्चा कभी नहीं मिला। रचना मैडम की सांस थोड़ी भारी हो गई। क्लास के बच्चे अब हंस नहीं रहे थे। किसी की आंखों में शर्म थी, किसी में अफसोस।
एक बच्ची ने धीरे से कहा। मैडम, ये तो हमसे भी ज्यादा मेहनत करता है। रचना मैडम ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। रचना मैडम सचिन की तरफ फिर से मुड़ी। बेटा, उन्होंने कहा, अगर मैं तुझे पढ़ाना चाहूं तो क्या तू पढ़ेगा? सचिन ने बिना सोचे कहा, हाँ मैडम, मैं दिन रात पढ़ूंगा। उसकी आंखों में उम्मीद थी, वही उम्मीद जिसे जिंदगी ने अब तक दबा कर रखा था। रचना मैडम ने कहा, कल तू मेरे साथ स्कूल आएगा, मैं तेरा एडमिशन करवाने की कोशिश करूंगी। पूरा क्लास फिर से चौंक गया। घंटी बजी, बच्चे बाहर निकलने लगे, लेकिन सचिन वहीं खड़ा रहा। रचना मैडम ने उसके सिर पर हल्के से हाथ रखा। डर मत, उन्होंने कहा, अब तू अकेला नहीं है। सचिन की आंखें भर आईं। मैडम, उसने धीरे से पूछा, क्या प्रिंसिपल साहब मुझे स्कूल में पढ़ने देंगे? रचना मैडम कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, अगर कोई मना भी करेगा तो मैं खड़ी रहूंगी। उस दिन सचिन ने पहली बार घर लौटते हुए आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराया। घर जाकर बाबा को उसने सब बताया। बाबा ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, भगवान आज तेरी मेहनत देख ली बेटा। अगली सुबह सचिन बहुत जल्दी जाग गया। आज पहली बार उसके दिल में डर से ज्यादा उम्मीद थी। उसने फटे कपड़ों को थोड़ा साफ किया, बोरे को कोने में रख दिया। बाबा ने कांपते हाथों से उसके बाल संवारे। जा बेटा, बाबा ने कहा, आज भगवान तेरे साथ है। सचिन ने पहली बार स्कूल जाने के लिए कूड़ा नहीं उठाया। रचना मैडम गेट पर पहले से खड़ी थी। सफेद साड़ी, चेहरे पर गंभीरता और आंखों में एक अडिग फैसला। सचिन उनके पास आकर चुपचाप खड़ा हो गया। स्कूल का गेट खुला। अंदर बच्चे हंसते खेलते भाग रहे थे और सचिन वहीं रुक गया। डर मत, रचना मैडम ने कहा, आज तेरा हक मांगने आए हैं। प्रिंसिपल का कमरा स्कूल की दूसरी मंजिल पर था। बड़ा सा केबिन, दीवारों पर तस्वीरें, अवार्ड और अनुशासन के नियम। टेबल के पीछे बैठे थे प्रिंसिपल साहब, सख्त चेहरा, ठंडी नजर और आवाज में अहंकार। रचना मैडम ने दरवाजा खटखटाया। आइए, अंदर से आवाज आई। रचना मैडम ने सचिन को आगे किया। सर, उन्होंने कहा, यह बच्चा असाधारण है। कल इसने वो सवाल हल किया जो पूरी क्लास नहीं कर पाई। प्रिंसिपल ने चश्मे के ऊपर से सचिन को देखा। फटे कपड़े, नंगे पैर, डरा हुआ चेहरा। उनकी भौहें सिकुड़ गईं। मैडम, प्रिंसिपल ने कहा, यह स्कूल कोई धर्मशाला नहीं है। यह बच्चा कूड़ा बिनता है। अगर हमने ऐसे बच्चों को एडमिशन देना शुरू किया तो हमारे स्कूल की इमेज खराब हो जाएगी। सचिन का दिल बैठ गया। सर, रचना मैडम ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेती हूं। इसकी फीस मैं दूंगी। यह बच्चा जीनियस है सर, इसे मौका चाहिए। प्रिंसिपल कुर्सी से खड़े हो गए। उनकी आवाज और सख्त हो गई। मैडम, उन्होंने कहा, आप भावुक हो रही हैं। गार्ड, उन्होंने आवाज लगाई। 2 गार्ड अंदर आए। इस बच्चे को अभी स्कूल परिसर से बाहर निकालिए। सचिन कुछ समझ नहीं पाया। वो चिल्लाया, मैडम। उसकी आवाज भर्रा गई। गार्ड ने सचिन का हाथ पकड़ा। रचना मैडम बीच में आ गईं। नहीं, उन्होंने कहा, यह बच्चा अपराधी नहीं है। लेकिन प्रिंसिपल ने मुंह फेर लिया। रचना मैडम हाथ जोड़कर प्रिंसिपल को समझने की कोशिश करती रही, लेकिन सचिन को सीढ़ियों से नीचे ले जाया गया और धक्के मारकर स्कूल से बाहर निकाल दिया। सचिन स्कूल के बाहर खड़ा हो गया, लेकिन आज वह सपना नहीं, अपमान देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। शायद मैं पढ़ने के लिए पैदा ही नहीं हुआ, उसने खुद से कहा। रचना मैडम धीरे धीरे नीचे आईं। उनकी आंखें लाल थीं, लेकिन आवाज मजबूत। सचिन, उन्होंने कहा, आज उन्होंने तुझे निकाला है, लेकिन कल मैं फिर आऊंगी। सचिन ने धीरे से पूछा, मैडम, क्या गरीब होना इतना बड़ा गुनाह है? रचना मैडम कुछ पल चुप रही, फिर बोली, नहीं बेटा, गरीब होना नहीं, गरीबी को ना समझना सबसे बड़ा गुनाह है। उस रात रचना मैडम सो नहीं पाई। उनके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, स्टेशन, खोया हुआ बच्चा और सचिन। उस रात हवा में एक अजीब सी नमी थी। रचना मैडम अपने कमरे में कुर्सी पर बैठी थी। मेज पर खुली हुई पुरानी फाइलें पड़ी थीं, लेकिन उनका ध्यान कागजों पर नहीं था। उनकी आंखों के सामने बार बार सचिन का चेहरा आ रहा था। फटे कपड़े, झुकी हुई आंखें और वह सवाल, क्या गरीब होना गुनाह है? रचना मैडम धीरे से उठी। उन्होंने घड़ी देखी। रात के 10 बज चुके थे। अब और इंतजार नहीं, उन्होंने खुद से कहा। अगर मेरी नौकरी चली जाए फिर भी मैं उस बच्चे को पढ़ा के रहूंगी। सुबह होते ही उन्होंने अपना दुपट्टा उठाया और घर से निकल पड़ी। स्कूल से दूर रेलवे लाइन के पास एक पुरानी झुग्गी बस्ती थी। वहीं सचिन रहता था। रचना मैडम जब वहां पहुंची तो चारों तरफ अंधेरा था। कुछ झुग्गियों में पीली रोशनी जल रही थी। बारिश की वजह से कीचड़ फैल गया था। एक झुग्गी के सामने उन्होंने रुककर आवाज दी, कोई है? अंदर से कमजोर सी आवाज आई, कौन है बेटा? मैं सचिन की टीचर हूं,
उन्होंने झुग्गी का पर्दा हटाया। अंदर चारपाई पर एक बहुत बूढ़ा आदमी लेटे थे। बूढ़े बाबा ने रचना मैडम को देखा और धीरे से बैठने की कोशिश की। मत उठिए, रचना मैडम ने कहा और पास बैठ गई। बाबा ने कहा, मैडम, मेरा सचिन आज बहुत रोया। रचना मैडम कुछ पल बोल नहीं पाई। सचिन झुग्गी के कोने में चुपचाप बैठा था। उसके हाथ में एक टूटी हुई पेंसिल थी। वह जमीन पर कुछ अंक लिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में आज कोई चमक नहीं थी। रचना मैडम का दिल भर आया। रचना मैडम ने धीरे से पूछा, बाबा, सचिन आपको कैसे मिला? बूढ़े बाबा ने लंबी सांस ली। उन्होंने कहना शुरू किया, आज से करीब 15 साल पहले मैं रेलवे स्टेशन पर भीख मांगता था। एक दिन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक छोटा सा बच्चा रो रहा था। उसके पास कोई नहीं था। ट्रेनें आ जा रही थीं, बाबा बोले। लोग अपने काम में व्यस्त थे। वह बच्चा बस रोए जा रहा था। मैंने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? वह कुछ नहीं बोला, बस मेरा हाथ पकड़ लिया। बूढ़े बाबा की आंखें भर आईं। मैं उसे अपने साथ ले आया। नाम तो मुझे नहीं पता था, तो मैंने प्यार से उसे सचिनन कहना शुरू कर दिया। मैं गरीब था, लेकिन दिल से अमीर। समय बीतता गया और मैं बीमार पड़ने लगा। तब सचिन ने काम शुरू किया। कूड़ा बिन्ना कहते हुए बाबा की आवाज टूट गई। वह मेरी दवा लाता है, मेरा ख्याल रखता है। स्टेशन, 15 साल, खोया हुआ बच्चा। ये शब्द रचना मैडम के दिमाग में तूफान की तरह टकराने लगे। उन्हें प्रिंसिपल का चेहरा याद आ गया, वह दर्द जो उन्होंने छुपा कर रखा था। रचना मैडम ने कांपती आवाज में पूछा। बूढ़े बाबा ने सिर हिला दिया। नहीं मैडम, मुझे नहीं पता। मेरे लिए वह बस मेरा सचिन है। रचना मैडम अब खुद को रोक नहीं पाई। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उन्होंने सचिन को अपने सीने से लगा लिया। बेटा, उन्होंने कहा, अब तुझे पढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। रचना मैडम ने बूढ़े बाबा की तरफ देखा। बाबा, उन्होंने कहा, मैं वादा करती हूं, यह बच्चा स्कूल जाएगा, और अगर पूरी दुनिया इसके खिलाफ भी खड़ी हुई तो मैं इसके साथ खड़ी रहूंगी। बूढ़े बाबा ने कमजोर हाथ उठाकर उन्हें आशीर्वाद दिया। झुग्गी से निकलते वक्त रचना मैडम एक बार पीछे मुड़ी। सचिन अब भी उन्हें देख रहा था। उसकी आंखों में हल्की सी उम्मीद लौट आई थी, और रचना मैडम के दिल में एक बात अब पूरी तरह जग चुकी थी। यह बच्चा सिर्फ गरीब नहीं है, यह किसी का खोया हुआ बेटा है। अगली सुबह स्कूल में सब कुछ वैसा ही लग रहा था जैसा रोज लगता था। घंटी की आवाज, बच्चों की दौड़, टीचर्स का स्टाफ रूम, लेकिन प्रिंसिपल साहब के लिए आज का दिन अलग था। उनकी नींद पूरी नहीं हुई थी। प्रिंसिपल अपने केबिन में खिड़की के पास खड़े थे। नीचे स्कूल का मैदान दिख रहा था, वही मैदान जहां कल एक कूड़ा बिनने वाले बच्चे को धक्के मारकर बाहर निकाला गया था। उनके कानों में अब भी रचना मैडम की आवाज गूंज रही थी। यह बच्चा असाधारण है सर। उन्होंने झुंझलाकर मेज पर रखा पुराना फोटो फ्रेम उठाया। फ्रेम में एक छोटा सा बच्चा था, साफ कपड़े, मासूम मुस्कान। नीचे लिखा था, आरव 5 साल। प्रिंसिपल की उंगलियां कांप गईं। यह वही बच्चा था जो 15 साल पहले रेलवे स्टेशन से लापता हो गया था। उन्हें वह रात आज भी साफ याद थी। स्टेशन पर भीड़ बहुत थी, बस एक पल की देर, और उनका बेटा उनकी उंगली छोड़कर भीड़ में गुम हो गया था। उस दिन के बाद उन्होंने हर स्टेशन, हर अनाथालय, हर अखबार छान मारा था, लेकिन कुछ नहीं मिला। लोग समझते थे प्रिंसिपल दिल के कड़े हैं, लेकिन सच यह था वह दिल से टूट चुके थे। तभी दरवाजा खटका। प्रिंसिपल ने कहा, आइए। रचना मैडम अंदर आईं। उनके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में दृढ़ता। सर, रचना मैडम ने कहा, मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहती हूं। प्रिंसिपल ने सिर हिलाया। कल आपने जिस बच्चे को स्कूल से निकाला था, उन्होंने थोड़ा रुक कर कहा, वह बच्चा 15 साल पहले रेलवे स्टेशन पर मिला था। यह सुनते ही प्रिंसिपल सीधे खड़े हो गए। क्या कहा आपने? उनकी आवाज भर्रा गई। रचना मैडम ने धीरे धीरे पूरी कहानी बताई। बूढ़े बाबा, स्टेशन, नाम ना होना, और सचिन की बुद्धि। प्रिंसिपल कुछ सेकंड बोल नहीं पाए। उनकी आंखें फोटो फ्रेम पर टक गईं। फिर रचना मैडम की तरफ। यह संयोग भी हो सकता है, उन्होंने कहा, लेकिन उनकी आवाज में खुद पर भरोसा नहीं था। रचना मैडम ने गहरी सांस ली। सर, उन्होंने कहा, अगर 1% भी संभावना है तो हमें डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए। यह शब्द कमरे में गूंज गया। डीएनए टेस्ट। प्रिंसिपल कुर्सी पर धीरे से बैठ गए। उनकी आंखें भीग गईं। उन्होंने कहा, अगर वह बच्चा मेरा बेटा नहीं हुआ तो मैं फिर से एक बार अपने बेटे को खो दूंगा। रचना मैडम ने पूछा, और अगर वह आपका बेटा हुआ? सर। प्रिंसिपल चुप हो गए। उस चुप्पी में सालों का दर्द था। कई मिनटों के बाद प्रिंसिपल ने गहरी सांस ली। ठीक है, उन्होंने कहा, हम डीएनए टेस्ट करवाएंगे, लेकिन यह बात स्कूल से बाहर नहीं जानी चाहिए। रचना मैडम की आंखों में आंसू आ गए। धन्यवाद सर, उन्होंने कहा।
प्रिंसिपल खिड़की की तरफ मुड़ गए। नीचे खेलते बच्चों को देखते हुए उन्होंने बुदबुदाया, अगर वह बच्चा मेरा निकला। उनकी आवाज टूट गई। अस्पताल का कॉरिडोर बहुत लंबा लग रहा था। सचिन बाबा का हाथ पकड़े चुपचाप बैठा था। उसे नहीं पता था कि यह टेस्ट क्यों हो रहा है। वह बस इतना जानता था कि रचना मैडम ने कहा है, डरो मत सचिन, यह तुम्हारे भले के लिए है। बाबा की सांसें आज और ज्यादा भारी थीं। उन्होंने सचिन के सिर पर हाथ रखा। जो भी हो बेटा, बाबा ने कहा, तू मेरा ही रहेगा। सचिन मुस्कुरा दिया। प्रिंसिपल एक कुर्सी पर बैठे थे। उनकी उंगलियां लगातार हिल रही थीं। बरसों में पहली बार वह प्रिंसिपल नहीं, सिर्फ एक डरा हुआ पिता थे। हर सेकंड उन्हें अपने बेटे की आवाज सुनाई दे रही थी। पापा। डॉक्टर एक सफेद लिफाफा लेकर आए। कमरे में सन्नाटा छा गया। रचना मैडम खड़ी थीं। बाबा सचिन को अपने सीने से लगाए बैठे थे। डॉक्टर ने धीरे से कहा, रिपोर्ट आ गई है। प्रिंसिपल ने कांपते हाथों से लिफाफा लिया। कुछ पल वह उसे खोल नहीं पाए। जब रिपोर्ट खोली गई तो एक लाइन सीधे आंखों में चुभ गई। डीएनए मैच 99.99%। प्रिंसिपल की दुनिया रुक गई। उनके हाथ से कागज गिर गया। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। प्रिंसिपल धीरे धीरे सचिन की तरफ बढ़े। उनकी आवाज भर्रा रही थी, बेटा। सचिन घबरा गया। उसने पीछे हटते हुए कहा, मैंने कुछ गलत किया क्या सर? यह सुनते ही प्रिंसिपल घुटनों के बल जमीन पर बैठ गए। उन्होंने सचिन को जोर से गले लगा लिया। नहीं बेटा, वह रोते हुए बोले, तूने कुछ भी गलत नहीं किया। गलती मैंने की है। सचिन समझ नहीं पा रहा था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। बूढ़ा बाबा अब भी थोड़ा सहमे हुए खड़े थे। उन्हें लग रहा था कि अब उनकी भूमिका खत्म हो चुकी है। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, साहब, अब यह आपका बेटा है। मेरी जरूरत खत्म हो गई है। यह सुनते ही प्रिंसिपल के चेहरे का रंग बदल गया। प्रिंसिपल बाबा के पैरों में झुक गए। आप इसके पिता से कम नहीं हैं, प्रिंसिपल ने कहा। आपने जो दिया है वह दुनिया का कोई स्कूल नहीं दे सकता। बाबा घबरा गए। उन्होंने प्रिंसिपल को उठाने की कोशिश की। अरे साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? लेकिन प्रिंसिपल रोते हुए बोले, आपने मेरा बेटा जिंदा रखा। आपने उसे भूखा नहीं सोने दिया। आपने उसे इंसान बनाया। बूढ़े बाबा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, साहब, मैंने बस इतना किया कि उसे अपने बेटे जैसा पाला। मुझे कभी नहीं लगा कि यह दिन आएगा। प्रिंसिपल खड़े हुए। बाबा के कंधे पर हाथ रखकर उन्होंने साफ कहा, आज से आप मेरे नहीं, हमारे परिवार के सदस्य हैं। आप मेरे घर में रहेंगे। यही मेरा फैसला है। बाबा हक्के बक्के रह गए। नहीं साहब, उन्होंने कहा, मैं गरीब आदमी हूं। तभी सचिन आगे आया। उसने बाबा का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। उसकी आंखों में डर था। अगर बाबा नहीं रहेंगे, सचिन ने कहा, तो मैं भी नहीं रहूंगा। कमरे में खामोशी छा गई। उसी पल दरवाजा खुला। एक औरत तेज कदमों से अंदर आई। सादे कपड़े, आंखों में बरसों का इंतजार। वह प्रिंसिपल की पत्नी, सचिन की मां थी। जैसे ही उनकी नजर सचिन पर पड़ी, उनका शरीर कांप गया। वह धीरे धीरे सचिन के पास आई। कांपते हाथों से उसका चेहरा छुआ। मेरे बच्चे। उनकी आवाज टूट गई। उन्होंने सचिन को सीने से लगा लिया। बरसों से रुका हुआ मातृत्व फूट पड़ा। सचिन पहली बार मां की गोद में था। कुछ दिन बाद पूरे स्कूल में सभा बुलाई गई। स्टेज पर प्रिंसिपल खड़े थे। उनकी बगल में सचिन और पीछे रचना मैडम। प्रिंसिपल ने कहा, आज मैं एक गलती स्वीकार करने आया हूं। जिस बच्चे को मैंने कूड़ा बिनने वाला समझकर स्कूल से निकाला, वही मेरा बेटा निकला। पूरा हॉल सन्न रह गया। आज से, प्रिंसिपल ने कहा, इस स्कूल में किसी बच्चे की पहचान उसके कपड़ों से नहीं होगी। हर गरीब बच्चा यहां मुफ्त पढ़ेगा। ये मेरी जिम्मेदारी होगी। रचना मैडम की आंखों से खामोशी से आंसू बह रहे थे। आज उनकी लड़ाई सफल हुई थी। कुछ महीने बाद सचिन उसी क्लासरूम में बैठा था। साफ यूनिफॉर्म, कॉपी खुली। रचना मैडम ने बोर्ड पर सवाल लिखा। सचिन ने मुस्कुराते हुए हाथ उठाया। खिड़की के बाहर अब कोई सपना अकेला नहीं खड़ा था। जिस बच्चे को दुनिया ने कूड़ा समझकर ठुकरा दिया, वही किसी की जिंदगी का सबसे कीमती सच निकला। दोस्तों, अपनी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और आप हमारी वीडियो को देश के किस कोने से देख रहे हो, यह भी जरूर बताएं।